नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। और मैं आज जिस मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा उसका संबंध सेट, नेट, जेआरएफ इनसे। ये नहीं कि सब इसी से संबंधित हैं। पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उन सब से रिलेटेड है, लेकिन केंद्रित इस मुद्दे के ऊपर है। सेट, नेट, जेआरएफ का जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसमें आज हम 5 यूनिट की चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको 4 ग्रेट डिबेट्स कराऊंगा, 4 महान बहस करवाऊंगा। आज तक आपने जो पढ़ा है वो एक ही ग्रेट डिबेट पढ़ी है जिसकी चर्चा कैप्लोन करते हैं, मार्टिन कैप्लोन। आज मैं आपको एक की बजाय 4 बहस बताऊंगा कि कौन सी 4 ग्रेट डिबेट्स हुई, किसके मध्य हुई, क्या था क्या नहीं था। तो पहले मैं आपको नेट, सेट और जेआरएफ का जो सिलेबस है उसकी जो इकाई 5 है, यूनिट 5 है, उसकी चर्चा करता हूं आपसे। इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध से है, इंटरनेशनल रिलेशन से। टोटल 10 यूनिट्स हैं, उसमें से हम 5 यूनिट की आज चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको ग्रेट डिबेट्स के बारे में बताऊंगा। एक टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको आज, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए 100 में से 10 क्वेश्चन आने इसमें से, और ये है इसका सिलेबस। देखिए आप जब भी कोई भी तैयारी आरंभ करें तो आप ध्यान रखें कि आप सबसे पहले आप सिलेबस है उसको पढ़ें अच्छी तरह से, ध्यान से। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप अगर सिलेबस भी अच्छी तरह से ध्यान है तो भी आप सही कर देंगे। कोई ऑप्शन आया आपका थिंकर्स को लेकर, आपको पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये थिंकर्स में से आया हुआ है, और एक थिंकर उसमें ऐसा डला जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका तात्पर्य वो तो हो ही नहीं सकता। ऐसे करके आप सिलेबस को जरूर, सर्वप्रथम आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो आपके सिलेबस में होनी चाहिए। सिलेबस करने के बाद आप रोज उस सिलेबस को पढ़ें एक बार दिन में, और उसके बाद ओल्ड पेपर्स पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, किस टॉपिक्स में से कम आते हैं, किस में से ज्यादा आते हैं। उसके बाद आपके टॉपिक को लेकर भी समझ विकसित हो जाएगी, कौन सा टॉपिक डीपली करना है, कौन सा सिर्फ सतही करना है, कहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, कहां से आज तक एक बार भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। इससे फिर तैयार होता है हमारा आधार। और जैसे ही आपका ये ब्लूप्रिंट बन जाए आपके दिमाग में कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, इसका तात्पर्य ये सिलेबस और ये ओल्ड पेपर्स आपको ये बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो क्या करने की बजाय ये भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ना है। अगर आप छोड़ना सीख गए हैं कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। देखिए एक शिक्षक होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि आप ज्ञान प्राप्त करें। देखिए ज्ञान भी चाहिए लेकिन सफलता भी चाहिए, तो भी प्रैक्टिकल रहें, आप बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो आप। तो मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की चर्चा कर रहा था कि इसमें क्या क्या है। इस यूनिट में है अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो उपागम है, अप्रोचेज है, और 8-10 एक अप्रोचेज दी हुई है जिनकी आज मैं चर्चा करूंगा ग्रेट डिबेट के दौरान। आज यही है अपना टॉपिक भी, या आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। आपके टोटल जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 3 क्वेश्चन तो यहीं से निकलेंगे आपके, 3 से लेके 4 क्वेश्चंस तक। तो इतने ये अवधारणाओं वाला जो अप्रोचेज वाला जो ये जितनी अप्रोचेज हैं आपके 10-12 इनमें से 3 से लेके और 4 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं, ये ध्यान रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये अप्रोचेज वाला पार्ट है, और सबसे टफ भी। टफ तो नहीं है, बहुत ही मजेदार, और अगर आप समझ आ रही तो सबसे ज्यादा यही है। हालांकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन एक बार आप इसको ध्यान से कर लेते हैं तो फिर हर एग्जाम में आपके काम आता है। उसके बाद अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, राज्य प्रणाली, गैर राजकीयकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं, न्यूज़पेपर, आतंकवाद, महामारियां वगैरह, या ये एनजीओज है,
IGNGOs है, या फिर आपका ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, या विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, यूएनओ वगैरह, ये है गैर राजकीयकर्ता। फिर शक्ति संप्रभुता, उसके बाद सुरक्षा के दोनों प्रकार है, परंपरागत और गैर परंपरागत, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल है, कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है आपके। इसमें से एक क्वेश्चन आता है इतने में से, आमतौर के ऊपर सुरक्षा के ऊपर पूछ लिया जाता है, या शक्ति संप्रभुता पर भी क्वेश्चन आ सकता है। संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती प्रकृति, वार नेचर चेंज कैसे हो गया, पहले कौन से वेस्टफिलियन वार क्या थे, टोटल वार क्या होता है, या फिर जस्ट वार क्या होता है, ऐसे करके कैसे युद्धों की प्रकृति बदल गई है। ये सामूहिक विनाशकारी हथियार हैं, ये मास डिस्ट्रक्शन के, ये क्या है, कौन से, इनका निवारण क्या है, संघर्षों का समाधान कैसे हो, इसका रूपांतरण कैसे हो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यूएनओ के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी है, और यूएनओ के साथ साथ इससे जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। यहां से अगर आप 4-5 लाइनें ही करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन आते टप से, तो कई टॉपिक इतने छोटे हैं और इतने मजेदार है कि वो फिक्स क्वेश्चन है, वही उठते हैं। तो इनमें से आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, एक इसमें से, एक इसमें से। अंतरराष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्विक अभिशासन, गुड गवर्नेंस क्या है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या थी, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स क्या है, उसके बाद WTO है, उसके बाद G20 है जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, तो इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा आपके, और उसके बाद ब्रिक्स है। अगर आप इतना सब में एक ही टॉपिक करना चाहें, क्योंकि ये बर्निंग है, तो वो है G20। तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपके। उसके बाद क्षेत्रीय संगठन है, EU है, यूरोपीय संघ है, अफ्रीकी संघ है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है। यहां से एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। जितने प्रकार के हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, इनमें से आ सकता है। उसके बाद समसामयिक चुनौतियां हैं, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताएं हैं, मानवाधिकार है, प्रवासन का मुद्दा है, रिफ्यूजीज जो जा रहे हैं, और विशेष करके यूरोप में जो प्रवासन का और संकट आया हुआ है, शरणार्थियों का, गरीबी और विकास है, धर्म संस्कृति और पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो 1990 के बाद बहुत ज्यादा हावी हो गई है। तो ये सारा सिलेबस है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो ऐसे करके मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता कहीं से 2 आ जाएंगे, कहीं से 1 आ जाएगा, यहां से 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके उपागम में से। अब आप बाई चांस ऐसा नहीं हो, कई बार क्या होता है, कोई यही सोच ले कि नहीं मैं तो सारा इसमें से दूंगा, इसमें से दूंगा, तब भले ही, बाकी अगर सही ब्लूप्रिंट बनाया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको भी कर लेंगे तो आप आराम से 7-8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये तो था सिलेबस कि यूनिट 5 में है क्या। अब मैं आपको जो कुछ करवाने वाला हूं वो मैं ये करवाऊंगा आपको, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के जो उपागम है, इनको ग्रेट डिबेट के नाम से करवाऊंगा मैं, ग्रेट डिबेट्स के नाम से। 4 प्रकार की मैं आपको ग्रेट डिबेट्स कराऊंगा। किस प्रकार की डिबेट्स थी, क्या थी, इस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। ग्रेट डिबेट्स, महान बहस। देखिए विभिन्न प्रकार के जो उपागम विकसित हुए उनकी ये चर्चा है। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार कर दूं कि इसके ऊपर क्या चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए पहली क्या, मैं माफी चाहूंगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो वास्तव में जो विकास शुरू हुआ था वो 1918 के बाद हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया। तब इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से और पढ़ा जाने लगा। अब देखिए जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तब आप कर क्या रहे हैं, विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध पढ़ रहे हैं, उनके मध्य कूटनीतिक चालें पढ़ रहे हैं, उनके मध्य हुए युद्धों की चर्चा कर रहे हैं, कौन शक्तिशाली है कौन कमजोर है, ये चर्चाएं कर रहे हैं। तो आप रिलेशंस की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई विषय को स्वायत्त और स्वतंत्र होना है और का वजूद बनाना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि उसके सिद्धांतों का विकास किया जाए,
उसके खुद के सिद्धांत डेवलप किए जाए, उसकी खुद की अप्रोचेस डेवलप की जाए। जब किसी भी विषय की खुद की अप्रोचेस और उपागम डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद वो विषय स्वायत्त और स्वतंत्र हो जाता है। तो 1918 के बाद फिर इसमें सिद्धांतों का विकास शुरू हुआ और धीरे धीरे ये सिद्धांत कह लीजिए, अप्रोचेस कह लीजिए, विकसित होती गई और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन का जो विषय है उतना ही ज्यादा फिर वो डेवलप होता गया, उसमें विकास होता गया और इतना विकास हो गया कि भारत के भी कुछ विश्वविद्यालयों में इंटरनेशनल रिलेशन में अलग से एमए होती है, यानी वो स्वायत्त विषय बन गया है। पॉलिटिकल साइंस अलग है और इंटरनेशनल रिलेशन अलग है। और ये इसको स्वायत्त करने में किसकी भूमिका? ये जो विभिन्न उपागम विकसित हुए इनकी। अब कौन कौन से उपागम है, उनमें क्या था, ये ग्रेट डिबेट्स क्या है, ये है। तो यहां जो ग्रेट डिबेट्स है उसका तात्पर्य है कि जब इन उपागमों का विकास हो रहा था, विभिन्न सिद्धांतों का विकास हो रहा था, तो ऐसी दो विरोधी धाराएं आपस में विकसित हो रही थी, आपस में टकराहट के द्वारा। कुछ विचारकों का विचार कुछ अलग था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों के बारे में, सोच के बारे में कुछ और कह रहे थे। यानी दो विरोधी अवधारणाएं, दो विरोधी अप्रोचेज एक साथ डेवलप हो रही थी। तो उनके मध्य आपसी जो तर्क वितर्क हुआ, एक अवधारणा, एक अप्रोच ये कह रही है, एक उपागम ये कह रहा है, एक उपागम के विचार ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, दूसरे वाले कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये है इनके मध्य हुई महान बहस और एक दूसरे की आलोचनाएं, प्रत्यालोचनाएं, समालोचनाएं कर रहे हैं। पहली जो बहस शुरू हुई, जो ग्रेट डिबेट शुरू हुई, देखिए ये चार महान बहस है, ये एंड्रयू हेवुड के द्वारा वर्णित है। एंड्रयू हेवुड की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगर आपको इसके हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल चलता है मेरे नाम से, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल। अगर आप इस पे ज्वाइन करेंगे तो इसको आप, इस बुक का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मिल जाएंगे आपको। और ये बहुत ही मजेदार पुस्तक है। जो भी अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो उनके लिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज में, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या अपने सब्जेक्ट को वो साउंड और सॉलिड करना चाहते हैं किसी विश्वविद्यालय एग्जाम के लिए, तो ये एंड्रयू हेवुड की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, मैं सब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। तो ये है एंड्रयू हेवुड से रिलेटेड, उन्होंने जो उपागमों के मध्य जो डेवलपमेंट और जो बहस हुई उसको ग्रेट डिबेट्स कहा है। चार प्रकार की उन्होंने ग्रेट डिबेट्स कहा है। पहली जो बहस होती है वो उदार अंतरराष्ट्रीयवाद और यथार्थवाद के मध्य होती है। उदार अंतरराष्ट्रीयवाद को अपन आदर्शवाद भी बोलते हैं, आइडियलिज्म भी बोलते हैं, और इसका अगेंस्ट है वो रियलिज्म है। कुछ किताबों में आदर्शवाद लिखा होता है, कुछ किताबों में उदार अंतरराष्ट्रीयवाद लिखा होता है। उदार अंतरराष्ट्रीयवाद पहले ये आए, जैसे 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, उसके बाद यह कहा गया कि आगे से युद्ध नहीं हो, इसके लिए समस्त राज्यों के अपने व्यवहार को उदार करना होगा। तब उदार अंतरराष्ट्रीयवाद का विकास हुआ। उदार अंतरराष्ट्रीयवाद है ये शांति के ऊपर, सह अस्तित्व के ऊपर, वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर, आपसी सहयोग और समन्वय के ऊपर विश्वास करता है कि विभिन्न राज्यों को, विभिन्न देशों को, विभिन्न नेशन स्टेट्स को आपस में प्रेमपूर्ण संबंध रखने चाहिए और ऐसे संबंधों का विकास किया जा सकता है विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून बना के, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना के ऐसे संबंध, अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। और बनाया ऐसा एक संगठन, ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया, राष्ट्र संघ बनाया गया, ताकि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शांति रहे। तो आदर्शवाद या जो उदार अंतरराष्ट्रीयवाद है ये कहता है कि मानव का स्वभाव अच्छा होता है, शांति प्रिय होता है, इसलिए राज्यों का स्वभाव भी अच्छा होता है। वो आमतौर पर युद्धों को पसंद नहीं करते, वो शांति से रहना चाहते हैं, सहयोग और भ्रातृत्वपूर्वक रहना चाहते हैं। ये है। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में जो थे वो यथार्थवादी थे। इनका कहना था कि आपका मानव और राष्ट्रों के व्यवहार का आकलन बिल्कुल गलत है। यथार्थवादियों ने आरोप लगाया उदार अंतरराष्ट्रीयवादियों के ऊपर। तो इन्होंने कहा कैसे गलत है? तो ये बोले यथार्थवादी, रियलिस्ट,
कि मानव का व्यवहार कुटिल होता है, वो शक्ति प्रेमी, झगड़ालू और हिंसक होता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, अनादिकाल से ऐसा ही चला रहा है। व्यक्ति आपस में झगड़ते आ रहे हैं, मारते आ रहे हैं, पीटते आ रहे हैं। तो इन्हीं व्यक्तियों से मिलके, मानवों से मिलके राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र भी कभी शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। शांति सिर्फ खोखली बात है, शांति सिर्फ काल्पनिक बात है, शांति सिर्फ यूटोपियन बात है। युद्धों, भ्रातृत्व की बजाय और शांति की बजाय युद्ध अपरिहार्य स्थिति है। युद्ध तो होंगे, तो फिर प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध रोकेगा कैसे? कि फिर शक्ति इकट्ठी करे। जब राष्ट्र के पास बराबर शक्ति हो जाएगी तो लड़ेंगे नहीं। अगर जब तक शक्ति ऊंची नीची रहेगी तो राष्ट्र शक्ति के लिए दौड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि शांति आवश्यक है। ये कहता है शांति नहीं, बल्कि युद्ध है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो मूल तत्व है। शक्ति है, हिंसा है, पावर गेम है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। और हमने देखा कि ये जो डिबेट 1930 से 50 तक चली, इस डिबेट में जीता कौन जीत गया? देखिए, आप आसानी से कह सकते हैं इसमें यथार्थवादी जीत गए, क्योंकि ये जो शांति की चर्चा करने वाले थे 1918 से लेके और 1939 तक, या 1919 से लेके 1939 तक 20 साल शांति रही। और 1939 में फिर युद्ध शुरू हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर। यथार्थवादी कह ही रहे थे झगड़ेंगे ये, तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो उदार अंतरराष्ट्रवाद है, इसकी बातें खोखली साबित हो गई। इसने अपने आप को सही साबित कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही। तो ये एक पहली डिबेट थी, उदार अंतरराष्ट्रवाद वर्सेस यथार्थवाद। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन सी 4 बहस हुई, उसमें क्या था क्या नहीं था। ये अब अपन दूसरी बहस करते हैं कि दूसरी बहस किसके मध्य हुई। एंड्रयू हेवड कह रहे हैं कि दूसरी जो बहस हुई वो 1960 के दशक में हुई, यानी 1950 से लेके और 1960 के बीच में, इन 10 से 15 सालों में हुई। ये थी किसके मध्य? एक तरफ परंपरावादी थे, दूसरी तरफ व्यवहारवादी थे। इन व्यवहारवादियों को वैज्ञानिक कह दो या विज्ञानवादी कह देते हैं। इनका एक और अच्छा नाम लिया जाता है विज्ञानवादी। परंपरावादी ये वो विचारक थे जो मूल्यों में विश्वास किया करते थे, और विज्ञानवादी वो हैं जो तथ्यों पे विश्वास करते हैं। परंपरावादी कहते हैं कि हम मानव का व्यवहार है उसको सुधार सकते हैं, उसको सुधारना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस पे विश्वास करते हैं। ये कहते हैं नहीं, मानव का जैसा व्यवहार है उसका वैसा ही वर्णन करो तथ्यात्मक आधार के ऊपर। तो ये जो पूरी बहस है, ये एक तरफ परंपरावादी है जो मानकीयता में विश्वास करते हैं, नॉर्म्स में विश्वास करते हैं और राय साहब टाइप के हैं। दूसरी तरफ व्यवहारवादी है जो सिर्फ व्याख्या करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, उसमें सुधार कैसे हो इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। तो ये एक नए प्रकार के विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए अपने सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं सिद्धांतों का निर्माण सिर्फ व्याख्या के लिए हो सकता है, मानव व्यवहार परिवर्तन के लिए नहीं होता। तो एक तरफ विज्ञानवादी है या व्यवहारवादी हैं जो तथ्यों पे बल दे रहे हैं, जो अनुभव के ऊपर बल दे रहे हैं, जो मानवीय व्यवहार राष्ट्रों के वास्तविक व्यवहार पे बल दे रहे हैं और वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, विज्ञानवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरे परंपरावादी है जो मानकीयता को मान रहे हैं, मूल्यों को मान रहे हैं, राष्ट्रों के मध्य प्रेमपूर्ण संबंध कैसे हो सकते हैं, युद्धों के कारण क्या है, इन सब की खोज कर रहे हैं और अपनी खुद की तरफ से भी राय दे रहे हैं, आत्मनिष्ठ सिद्धांतों का विकास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये हैं जो आत्मनिष्ठता को छोड़ के और वस्तुनिष्ठता की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक बहस हुई 1950 से 60 के मध्य। ये हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, परंपरागत और आधुनिक पद्धतियां। वो सेम बहस यहां हुई है। तो एक और थिंकर हैं जो व्यवस्थावादी व्यवहारवादी हैं, मार्टिन कैपलॉन। ये जो ग्रेट डिबेट हुई उसमें मार्टिन कैपलॉन व्यवहारवादियों की साइड में। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है मार्टिन कैपलॉन कि कौन सा ऐसा विचारक है जिसने परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद के मध्य जो बहस हुई उस बहस को ग्रेट डिबेट कहा है, महान बहस कहा है, तो वो है मार्टिन कैपलॉन।
तो फिर मैं क्या करवा रहा हूं, मैं एंड्रू हेवुड को करवा रहा हूं जो 4 महान बहस की चर्चा कर रहे हैं। उसी में दूसरी बहस को भी मार्टिन कैपलोन ने भी ग्रेट डिबेट कहा है, इस बहस को कहा है। उन्होंने 4 प्रकार की बताई, एंड्रू हेवुड ने तो। मार्टिन कैपलोन ने सेकंड बहस को, परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद को किसने महान बहस कहा है, मार्टिन कैपलोन ने। तो ये 2 बहस हुई, पहले उदार अंतरराष्ट्रीयवाद और यथार्थवाद के मध्य, दूसरी परंपरावाद और विज्ञानवाद के मध्य। और कौन जीता, ये जीत गई। आगे चलते हैं। तीसरी ग्रेट डिबेट हुई 1970 और 80 के दशक में, यानी 70 से लेके 90 तक हुई है। ये इसको अपन, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अंतर प्रतिमान बहस हो सकता है, इंटर पैराडाइम डिबेट बोलते हैं तीसरी को। ये हुई, एक तरफ यथार्थवादी उदारवादी हो गए और दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट हो गए। और जो अंतरराष्ट्रीय व्यवहार था उसके केंद्र में आर्थिक मुद्दे आ गए। देखिए, जो पहली बहस थी उसमें मुद्दे थे शांति और युद्ध। दूसरी जो बहस थी उसमें मुद्दे थे मूल्य और तथ्य। तीसरी जो बहस हुई है उसमें मुद्दे हैं, वो हैं आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ रियलिस्ट और लिबरलिस्ट हैं जो खुलापन चाहते हैं, राष्ट्रों के मध्य खुला व्यवहार, वो खुला आर्थिक संबंध चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि एलपीजी का विकास हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का विकास हो। तो एक तरफ ये है। दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट हैं जो इस भूमंडलीकरण और ऐसी प्रवृत्तियों को, निजीकरण की प्रवृत्तियों को, उदारीकरण की प्रवृत्तियों को शोषणकारी प्रवृत्तियां कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी विकसित देश हैं वो विकासशील देशों का शोषण करने के लिए ये सारी नीतियां अपना रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीतियां। तो एक तरफ ये हैं जो खुलेपन को बढ़ावा दे रहे हैं, आर्थिक संबंधों में खुलापन लाने की चर्चा कर रहे हैं, हर एक देश से ये कह रहे हैं कि आप अपने बाजार को खोलिए। दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट हैं जो बाजार में कह रहे हैं कि ये पूंजीवादी शोषण का एक तरीका है, विकसित देश विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। तो ये बहस 70 से 90 के मध्य चली। एक तरफ पूंजीवादी देश थे, दूसरी तरफ साम्यवादी और विकासशील देशों के मध्य ये बहस चली है। इसको इंटर पैराडाइम्स डिबेट बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रतिमान बनते हैं, और विशेषकर ये प्रतिमान है कौन से मुद्दों के चारों ओर केंद्रित है, आर्थिक मुद्दों के चारों ओर केंद्रित है। पैराडाइम होता है किसी भी एक चीज का मुद्दे के ऊपर केंद्रित होकर कुछ विचार विकसित होना। चौथी डिबेट करते हैं, फोर्थ ग्रेट डिबेट किसके मध्य हुई। ये 1980 के दशक से शुरू हुई और मतलब 1980 से 2000 तक ये चलती रही। इसमें एक तरफ थे प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट, दूसरी तरफ थे उत्तर प्रत्यक्षवादी। जो प्रत्यक्षवादी थे वो सिद्धांत पे बल दे रहे थे, और उत्तर प्रत्यक्षवादी पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे, वो वास्तविकता के ऊपर बल दे रहे थे। प्रत्यक्षवादियों का यह कहना है कि अगर हम तर्क के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से ऐसे सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं जो सिद्धांत सर्वमान्य है, सर्वव्यापक है, सब पे लागू किए जा सकते हैं, यानी ऐसे सत्य का निर्माण किया जा सकता है जो सत्य निरपेक्ष हो। जैसे मैं ये कहूं कि एक निरपेक्ष सत्य है संसार में किसी भी काल में। पहले मैं बता दूं निरपेक्ष सत्य होता क्या है। निरपेक्ष सत्य के आधार पर ऐसा सत्य है जिसको जो काल से, यानी समय से, परिस्थितियों से और सामाजिक स्थितियों से परे हो, हर जगह जो सत्य है, और स्थान से भी परे हो। अब मैं ये कहूं कि मैंने ये एक बॉक्स उठाया है और इस बॉक्स को ऊपर भगाया मैंने, तो ये कहां आएगा, नीचे आएगा। ये मैंने एक सत्य का निर्माण किया कि जो भी चीज अपन ऊपर भगाएंगे वो कहां आएगी, नीचे। ये एक निरपेक्ष सत्य है। आज से 1000 साल पहले भी ऐसा हो रहा था, 5000 साल पहले भी हो रहा था, 5000 साल बाद भी ऐसा ही होगा। तो ये काल से परे होते हैं, ये सत्य व्यक्ति से परे होते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको भगाएगा, गोरा हो,
काला हो, ठिगना हो, लंबा हो, दिव्यांग हो, स्वस्थ हो, औरत हो, पुरुष हो, तो भी चीजें नीचे ही आएगी। तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक व्यवस्था, धर्म कोई भी हो, ये नियम काम करेगा। उसके बाद ये स्थान से भी, आप उत्तरी ध्रुव पे जाएं, दक्षिण ध्रुव पे जाएं, यूरोप में जाएं, अफ्रीका में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, जो भी चीज ऊपर उगाएंगे नीचे आएगी। ऐसे सत्यों को हम निरपेक्ष सत्य कहते हैं और प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि ऐसे सिद्धांतों का निर्माण संभव है। राष्ट्रों के लिए ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और राष्ट्र फिर उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे। इसको प्रकृतिवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, तर्कवादी भी बोलते हैं। इसी से निकला हुआ है व्यवहारवाद। ये जो उदारवाद है, ये जो मार्क्सवाद है, ये आदर्शवाद है, ये कहते हैं कि ऐसे निरपेक्ष सत्यों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मार्क्स ये कहता है कि राष्ट्रों के जो आपसी संबंध हैं वो आर्थिक तत्वों के ऊपर केंद्रित होते हैं। एक तरफ अमीर राष्ट्र होते हैं, दूसरी तरफ गरीब राष्ट्र होते हैं। तो मूल में है आर्थिक तत्व। रियलिस्ट बोलते हैं कि मूल में है वो है शक्ति, सत्ता, हिंसा, युद्ध। तो ऐसे निरपेक्ष सत्य हैं ये, जिनको लागू किया जा सकता है। दूसरी तरफ है उत्तर प्रत्यक्षवादी। वो ये कहते हैं नहीं, वास्तविकताएं अलग होती है। वास्तविकता हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। कोई भी सत्य है वो निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि सत्य होते हैं वो सापेक्ष सत्य होते हैं। कोई भी चीज आज सत्य है, हो सकता है कल सत्य नहीं होगा। अब आप बताइए कि हरेक व्यक्ति अपनी जाति में ही शादी करेगा, ये किस प्रकार का सत्य है? कुछ कहेंगे निरपेक्ष सत्य है, आज से पहले भी ऐसे चला आ रहा था, आज भी ऐसे चला ही आ रहा है। ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन के लोग तो फिर जाति मानते ही नहीं है, फिर वहां कैसे चल रहा है काम? और आज कितनी इंटरकास्ट मैरिज होगी, फिर कैसे चल रहा है काम? हो सकता है 100-50 साल बाद तो इतनी इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी कि जातियों का वजूद ही शादी के मामले में तो खत्म हो जाएगा। जातियां रह जाएगी लेकिन शादी अलग मुद्दा हो जाएगा। तो शादी और जातियों का जो आपसी रिश्ता है, जो अटूट संबंध आप मानते हैं, वो एक सापेक्ष सत्य है, जो समय, काल और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। तो उत्तर प्रत्यक्षवादी ये कहते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता नहीं है। सत्य का निर्धारण कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, वही सत्य है। जैसे मैं इस संदर्भ में सामाजिक रचनावाद की चर्चा करूं। सामाजिक रचनावादी कहते हैं कि संसार वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। चलिए भारत के संदर्भ में चर्चा करूं, भारत में क्या चल रहा है। भारत में इस टाइम दो प्रकार के लोग हैं, वो आमने सामने हो रखे हैं। जो लिबरलिस्ट हैं, जो उदार विचारधारा के हैं, उनको ये लग रहा है कि वर्तमान में जो भारतीय समाज है उसमें संकीर्णता बहुत हावी हो गई है, दक्षिण पंथ हावी हो गया है, रूढ़िवाद हावी हो गया है, और हिंदू बहुसंख्यक तत्व हैं वो हावी हो गए हैं, जिसके दुष्परिणाम पूरे देश को झेलने पड़ेंगे भविष्य के अंदर। ये है एक सत्य। दूसरी तरफ ये रूढ़िवादी हैं, जो ये कह रहे हैं कि उदारवादियों ने देश का बंटाधार कर दिया है। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, इस वजह से ये देश बर्बाद हुआ है। ये आज भी अंग्रेजी मानसिकता में जी रहा है। ये भारतीय संस्कृति की अवहेलना करते हैं, भारतीय मूल्यों की अवहेलना करते हैं। तो सामाजिक रचनावाद ये कहता है कि कोई भी चीज है वो निरपेक्ष नहीं है। कौन व्यक्ति क्या सोचता है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में ये बिठा लेगा कि शांति मजेदार है तो फिर शांति एक तो सत्य है। कोई ये कहेगा नहीं युद्ध अच्छे हैं तो फिर वो युद्धों के बारे में सोचा तो वो भी सत्य है। तो सत्य है वो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, समय समय के ऊपर निर्भर करता है। ये सारे वही हैं जो सत्य को सापेक्ष मानते हैं। इसी से उत्तर आधुनिकतावाद भी निकला है, पोस्ट मॉडर्निज्म निकला है। तो 1980 के बाद कुछ उत्तर प्रत्यक्षवादी सिद्धांत भी विकसित हुए हैं, जो सिद्धांतों की बजाय वास्तविकता में ज्यादा विश्वास करते हैं कि सिद्धांत अलग होते हैं, वास्तविकता अलग होती है, और इस वास्तविकता का निर्धारण प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक देश अपने हिसाब से करता है। तो फिर भारत के ऊपर न तो मार्क्सवाद थोपा जा सकता है, न ही उदार पूंजीवाद थोपा जा सकता है। भारत की संस्कृति है, भारत की राज्य व्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग होगी। अरब देश है उनकी अपने अकॉर्डिंग होगी। अब आप देखिए कतर में फुटबॉल का मैच शुरू हुआ तो जो भी बाहर यूरोपियन टीमें आई वेस्टर्न यूरोप की,
उनको वहां महिलाओं को लेके, वहां काम करने वाले लोगों को लेके, वहां जो बाहर से जो लेबर आई हुई थी और देशों से, उनको शोषण से लेके उनको बड़ी दिक्कत थी। वहां उनको बुर्के से दिक्कत थी, वहां उनको इससे दिक्कत थी कि वहां उनको सरेआम शराब नहीं पीने दी जाती थी, जबकि ये तो कुवैत की संस्कृति थी। तो आप क्या यूरोपीय संस्कृति सत्य है क्या? कुवैत की संस्कृति सत्य नहीं हो सकती क्या? तो इन अगर प्रत्यक्षवादी कहते हैं यूरोप की संस्कृति ही सत्य है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी कहते हैं नहीं नहीं, संस्कृति तो एक सापेक्ष मुद्दा है, यूरोप वाले भी सत्य हैं, कुवैत वाले भी अपनी जगह सत्य हैं। तो सामाजिक रचनावाद है, क्रिटिकल थियरी है, पोस्ट मॉडर्न, ये क्या नाम है, माफ चाहूंगा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, नारीवाद है, हरित राजनीति है, उत्तर संरचनावाद भी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, उत्तर संरचनावाद। ये एक तरफ हो गए और ये एक तरफ हो गए प्रत्यक्षवादी। तो इनके मध्य ये चौथी बहस हुई। ये बहस अभी तक किसी न किसी रूप में चल ही रही है। तो मैंने आज आपको 4 बहस करवाई है। इन चारों के मूल में कौन से तत्व थे जिनके चारों ओर ये बहस केंद्रित थी? तो पहली जो बहस थी वो थी, मैं अब फिर बता दूं, उदार अंतरराष्ट्रीय वर्सेस यथार्थवाद, मुद्दा था शांति और युद्ध। दूसरी बहस कब हुई ये भी ध्यान रखें, 60 के दशक में, 50 से 60 में हुई, परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद के मध्य मूल्य और तथ्यों को लेके। फिर अगली थर्ड बहस जो हुई वो हुई रियलिस्ट लिबरलिस्ट वर्सेस मार्क्सिस्ट के मध्य आर्थिक मुद्दों को लेके। और चौथी बहस हुई कि सिद्धांत या सत्य निरपेक्ष है या सापेक्ष है, वास्तविकता क्या है, सिद्धांत और वास्तविकता के मध्य एक बहस हुई, चौथी बहस हुई। तो वो कौन से उत्तर प्रत्यक्षवादी उपागम है, कौन से प्रत्यक्षवादी उपागम है, कौन से मार्क्सवादी उपागम है, कौन से यथार्थवादी उपागम है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो अब आप जब सिद्धांत करेंगे, मैं आपको वापस लिए चलूं अगर पीछे, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के उपागम थे, ये देखिए, आदर्शवाद और यथार्थवाद, ये कब बहस हुई? ये संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, ये क्या है? ये नारीवाद, उत्तराधुनिकतावाद, ये किस प्रकार की बहस थी? ये किस प्रकार के उपागम हैं? इनके समर्थक कौन है, इनके विरोधी कौन है? ये सारे मुद्दे हैं। तो ये एंड्रू हेवुड के द्वारा अपनी पुस्तक ग्लोबल पॉलिटिक्स में वर्णित की गई ये 4 बहस आप अच्छी तरह से करके जाएं। किसी न किसी प्रकार से इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, किसके मध्य थी, क्या थी, कब हुई, कौन सी उपागम से संबंधित थे, ये सब था। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं नेक्स्ट यूनिट की चर्चा करूंगा, यूनिट 6 की चर्चा करूंगा, जिसका संबंध भारत की विदेश नीति से। अगर आप इन मुद्दों को व्यापक रूप से समझना चाहते हैं, मार्टिन कैपलोन ने क्या कहा, मार्गेंथौ ने क्या कहा, या हंस कैल्सन ने क्या कहा, ये वेस्टफीलिया प्रणाली क्या है, इन सब मुद्दों को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आप कलाम अकेडमी का एक ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको नेट, सेट और जेआरएफ के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। आप उस ऐप को ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें आप। और आप ये वीडियो, मुझे लगा कि जो मैंने आपसे चर्चा की है, ऑनलाइन चर्चा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रासंगिक और काम में आने लायक होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आप कलाम अकेडमी का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है कलाम अकेडमी नेट जेआरएफ, इनका यूट्यूब चैनल है कलाम अकेडमी नेट जेआरएफ के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे मुद्दों के ऊपर लगातार चर्चा होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।